नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे घटना चक्र यानी कि जो भारतीय राजव्यवस्था साथ ही शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी के जितने ओल्ड क्वेश्चन यहाँ पे जिन जिन एग्जाम्स में जिन जिन स्टेट सर्विसेज में पूछे गए हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। काफ़ी शॉर्ट एंड क्विक्स के रूप में यहाँ पे अपन इसका रिवीजन करेंगे। साथ ही एमसीक्यू बेस्ड जो 30,000 क्वेश्चन हैं वो भी अपन विभिन्न प्रकार के पार्ट्स के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं ये संशोधित अपडेट 2023 तक है, जिसमें टोटल हम बात करेंगे 1990 यानी कि जनवरी 1990 से लेके 2023 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं अलग अलग स्टेट सर्विसेज के अकॉर्डिंग। तो जो जो क्वेश्चन यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के आए हैं वो सभी यहाँ पे सभी का सारांश मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से अवेलेबल करवाऊंगा। दोस्तों आपको बता दूं ये जो बुक्स है काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान के अंदर आरएस भर्ती करवाई जाती है, साथ ही ईओ आरओ वैकेंसी निकाली जाती है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की जो भी स्टेट सर्विसेज है या फिर सिविल सर्विसेज के प्री एग्जामिनेशन है तो वहाँ पे इस प्रकार के एमसीक्यू बेस्ड आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगी। मैं आपको जो भी सराउंडिंग इंफॉर्मेशन होगी पॉलिटी की वो चर्चा इस वीडियोस में करूँगा। दोस्तों आपको बता दूँ इसके विभिन्न प्रकार के पार्ट्स में मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूँगा। इसको 8 खंडों में चौथे संशोधन के तहत यहाँ पे जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं यूपीएससी की मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिसमें रिवीजन नोट्स के आधार पे हम चर्चा करेंगे, जो कि जो है इसके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। इस प्रकार की अपडेट आपको काफ़ी यूनिक आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिस्कस को। यहाँ से सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन की हम बात करने जा रहे हैं, तो कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था व शासन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ टॉपिक्स की, जो मैं इस वीडियोस में जो टोटल जो भी जितने भी भाग इस टॉपिक्स के बनेंगे वो अपन चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले पार्ट्स में हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की, जिसके अंदर कंपनी में शासन हेतु पारित अधिनियम है, ब्रिटिश ताज की शासनशील पारित अधिनियम है, सभी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद में संविधान सभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया, उसके बाद में संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इस प्रकार से संविधान के स्रोत किन किन स्रोत से किन किन देशों से हमारा भारतीय संविधान के कंटेंट्स लिए गए हैं, भारतीय संविधान के मुख्य भाग, संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियां, उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। इस प्रकार से जितने भी पॉलिटी में जितने टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं समस्त टॉपिक्स को कवर करते हुए शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से उसके एमसीक्यू जो एमसीक्यू बेस्ड हैं सभी क्वेश्चंस हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको कंटेंट बता दिया है, कौन कौन से कंटेंट अपन इस वीडियोस के माध्यम से चर्चा करेंगे, साथ ही इसके कई भाग यहाँ पे अपलोड मेरे द्वारा किए जाएंगे। दोस्तों आप बने रहें चैनल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न पत्र विश्लेषण की। सबसे पहले जितने भी स्टेट सर्विसेज में जो एग्जाम करवाए गए हैं वहां से जितने पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पे इसमें कवर कर दिए जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आईएएस के 1200 लगभग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए जाएंगे। साथ ही अनेक प्रकार की सिविल सर्विसेज को जो स्टेट में करवाई जाती है उनको मिलाते हुए टोटल यहाँ पे 30,000 प्रश्नों का संग्रह आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक्स की, जिसकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन जो है उसके मुख्य भागों में हम बात करें तो पहला पार्ट्स आता है, पहला टॉपिक आता है भारत का संवैधानिक विकास। किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास हुआ, किस प्रकार से उसमें आर्टिकल जोड़े गए, किस प्रकार से अधिनियम को लागू करते हुए उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और किस प्रकार से उन संविधान में संशोधन किया गया, समझ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दूं भारत का संवैधानिक विकास की हम बात करें तो दो भागों में इसका किया गया है, जिसका आप यहां पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो कि 1773 से लेकर 1853 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे भारत पे शासन रहा। उसके बाद में ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो रहे वो 1858 से लेकर 1947। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि भारत का संवैधानिक विकास दो प्रकार से यहाँ पे किया गया। एक तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी और एक यहाँ पे ब्रिटिश ताज के जो भी यहाँ पे संवैधानिक कार्य जो संवैधानिक शासनाधीन जो थे वो यहाँ पे शासन हुआ करता था। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम बात करते हैं
कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम कि कंपनी के द्वारा कौन कौन से वो अधिनियम पारित किए गए जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे आगे बरकरार रहते हुए इनको यहाँ पे रखा गया। दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश कंपनी के शासन नियमों की, जिसमें ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जैसे आपको पता है बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल जो है वो हमारे पास में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को ही यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। उसके सहायता से उसके 4 सदस्य कार्यकारी परिषद के गठन किया गया, यानी कि इसमें टोटल 4 सदस्य हुआ करते थे, जो कि इनको मिला के एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष हुआ करता था। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। साथ ही फ्रांसिस कवेरी, साथ ही मॉनसन और बोरबेल काउंसिलिंग के सदस्य नियुक्त किए गए। उसके बाद में परिषद में गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार भी यहाँ पे इसको दे दिया गया। साथ ही इसे प्रमुख मामलों जैसे विदेश नीति है उसके तहत यहाँ पे इसको प्रमुख जो मामले हैं, प्रमुख जो इसके अधिकार है वो उसको दे दिए गए। उसमें मद्रास और बंगाल की मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी यहाँ पे करना था। अधीक्षण का मतलब होता है सिंपली उसका सर्वे करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बंगाल और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण इसको दे दिया गया। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी, उसमें जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया तो उस टाइम रहा नहीं करता था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी इसका यहाँ पे राज था। तो यहाँ पे एक तो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, उसके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश यहाँ पे हुआ करते थे। तो टोटल यहाँ पे इसकी व्यवस्था 4 सदस्यों को मिला के यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों उसके बाद में कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार साथ ही भारतीयों से उपहार लेने पे पर भी प्रतिबंध कर दिया गया, यानी कि अब वो कर्मचारी जो है वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, साथ ही भारतीयों से उपहार भी नहीं ले सकते। इस प्रकार के प्रतिबंध इस कोर्ट के द्वारा लगा दिए गए। नेक्स्ट हमारे पास में जो एक्ट है वो आपका पिट्स एक्ट्स इंडिया 1784 है। आपको बता दूं पिट एक्ट्स में सबसे पहले जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था। जिस प्रकार से यहाँ पे राजनीतिक कार्य किए जा रहे थे और उसमें जो व्यापारिक कार्य किए जा रहे थे वो दोनों एक किए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे पिट एक्ट्स 1784 में इन दोनों को विभाजित कर दिया गया, अलग अलग पृथक कर दिया गया। किसमें बता रहा हूं आपको, पिट एक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में इस एक्ट में निदेशक मंडल को यहाँ पे कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण का भी अनुमति दे देगी, यानी कि अब यहाँ पे पिट एक्ट्स के तहत 1784 के तहत जहाँ पे निदेशन है उसके मंडल जो है उसमें कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण भी इसके द्वारा की जाएगी, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के नियंत्रण इसके द्वारा नहीं किए जाएंगे। उसके लिए एक अलग से बोर्ड ऑफ काउंसिल यानी कि BOC बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया गया। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक मुद्दे जो है वो निपटाए गए। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक जो इश्यूज है वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया गया। 1786 के अधिनियम की हम बात करें तो इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने साथ ही उसको लागू करने का अधिकार दे दिया गया कि वो अपने सविवेक से अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है या फिर सविवेक से किसी प्रकार के अधिकार को ये लागू भी कर सकता है। ये नियम 1786 के अधिनियम में लागू कर दिए गए थे। दोस्तों उसके बाद में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। अनेक प्रकार की जो शक्तियां यहाँ पे प्रदान की गई थी वो 1786 के अधिनियम में की गई थी, जो कि गवर्नर जनरल के पास में प्रधान रूप से ये हुआ करती थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में इसी के टॉपिक से आगे चलाते हुए बात कर रहे हैं। दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे प्राप्त की, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको ये अधिकार दे दिए गए, जिसमें अनेक प्रकार के जो सविवेक के द्वारा यहाँ पे लिया जा सकता था। इसके द्वारा 1793 के चार्टर एक्ट की हम बात करें, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि जो अधिनियम में यहाँ पे अब तक हुआ करते थे उनको अगले 20 वर्ष तक भी यहाँ पे 1793 के चार्टर एक्ट के तहत यहाँ पे बढ़ा दिया गया। उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें पहली बार भारतीयों को शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपए खर्च करने के उपबंध यहाँ पे कर दिया गया, यानी कि भारतीयों की शिक्षा जिनको पढ़ाई है उनकी एजुकेशन है उसके ऊपर भी यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का खर्च इस चार्टर एक्ट के द्वारा कर दिया गया। यानी 1813 से ही यहाँ पे भारत में शिक्षा के ऊपर यहाँ पे खर्चा किया गया था, जो कि 1 लाख था।
उसके बाद में कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त भी कर दिया गया। यानी कि अभी तक जितनी कंपनी यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया हुआ करती थी उसका एकाधिकार रहा करता था व्यापार में, अब यहाँ पे एकाधिकार ना होके यहाँ पे उसके अधिकार को यहाँ पे छीन लिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे चीन के साथ चाय के व्यापार पर इस प्रकार का अधिकार यहाँ पे बना रहा। हालांकि कुछ अधिकार यहाँ पे इसमें रहे हैं, जैसे कि चीन में चाय के साथ यहाँ पे व्यापार था वो तो यहाँ पे एक अधिकार में रहा। उसके बाद में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स है। 1833 चार्टर एक्ट्स के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से एक्ट के तहत यहाँ पे गवर्नर जनरल यहाँ पे बनाया गया था, तो आपको बता दूं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये किया गया था। इस चार्टर की एक्ट की धारा 87 के अनुसार हम बात करें कि कोई भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी कि आप किसी भी भारतीय को इस आधार पर नहीं अयोग्य घोषित कर सकते कि उसकी धर्म क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है, उसका वंश क्या है, उसके वर्ण के आधार पे आप किसी भी सरकारी सेवा के अंदर उसको अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। ये 1833 के चार्टर एक्ट में लागू किया गया था। उसके बाद में देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण भी कर दिया गया, यानी कि देश की जो शासन प्रणाली है उसको केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। ये भी आपका 1833 से चार्टर एक्ट में ही किया गया था दोस्तों। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। आपको बता दूं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ऊपर भी काफ़ी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम जनरल गवर्नर रहे थे, जिसमें कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने की ही यहाँ पे अनुमति दी गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य को सम्मिलित भी किया गया। सबसे पहले मेकाले को कानूनी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। आपको बता दूं कि सबसे पहले मेकाले जो था उसको यहाँ पे कानूनी सदस्य के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया था। उसके बाद में हम बात करें इस एक्ट के तहत मैं जो एक्ट आप देख पा रहे हैं वो एक्ट 1833 का एक्ट ही चल रहा है। उसमें इस एक्ट के तहत यहाँ पे 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी उसको दे दिया गया है, यानी कि वो अपने स्वविवेक से कानून बना सकता है। ये अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया था, जो कि पूरे भारत में ये कानून लागू हो गया था। इसी एक्ट की नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त भी कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट्स की हम बात करें तो ये विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों के पृथक से यहाँ पे व्यवस्था की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विधायी शक्तियाँ और जो हमारे कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उनको अलग से जो किया गया था वो कौन से चार्टर एक्ट्स में किया गया था। तो 1853 में जो कार्यपालिका शक्तियाँ पृथक कर दी गई थी विधायी शक्तियों से। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चल के भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ भी इसी एक्ट से किया गया था 1853। तो दोस्तों ये कुछ क्विक नोट्स से क्योंकि एक सारांश था इस टॉपिक्स का, जिसके आधार पर एमसीक्यू करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं ये सभी एमसीक्यू विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, विभिन्न प्रकार की जो स्टेट की पीसीएस सर्विसेज होती है उसमें आए हुए हैं। तो आपको आरएस से ईओ के हिसाब से जो पॉलिटी पढ़नी है इंडियन की, वेरी जो बेस्ट पॉलिटी है आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आरपीएससी में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बात बता दूँ कि ये आरएस और ईओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से राजस्थान में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले जाते हैं जैसे एफएसओ का है, इस प्रकार से सभी तमाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में स्टेट के ये पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए थे वो यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? देखो आपको बता दूं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया, और ये जो जिस रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था वो आपका 1773 था, जो कि मैंने 2 मिनट पहले बात की थी। उसके अंदर हमारे पास में एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, और आपको ध्यान हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ओवरव्यू। यहाँ से आप देखें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 3 अन्य सदस्य अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और एक न्यायाधीश, और टोटल मिला के 1 + से 3 यानी कि 4 टोटल यहाँ पे मेंबर हुआ करते थे। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो आपको बता दूं पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों इसके कुछ डिटेल्स से इंफॉर्मेशन आप लेना चाहें तो देख सकते हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना स्थापित करने के जो प्रावधान है वो किए गए थे, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। इसमें सर एलिजा इम्पे जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर एलिजा
इम्पे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो किसके थे, तो सुप्रीम कोर्ट के थे, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत थे 1774 में। तो दोस्तों नेक्स्ट आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे पॉलिटी की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बता दूं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे बने थे। आपको बता दूं, ये लेमेस्टर जो है ये मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे नहीं बने थे। इसकी जगह हम बात करें सर इम्पे जो है, सर एलिजा इम्पे जो है वो इसके न्यायाधीश बने थे। तो ऑप्शन नंबर पहला जो इसका है वो राइट होगा, दूसरा उसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची पहली और सूची सेकंड को सुमिलित आपको करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कूट की तरफ, यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखें तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखें तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो की गई थी वो आपकी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। तो पहला ऑप्शन आपका जो है वो दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो नियामक अधिनियम था 1773 के तहत की गई थी। उसके बाद में इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी वो हमारे पास में चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई थी। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति करना चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक बार वापस मैं आपको रिपीट कर देता हूं, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में की गई थी। इंग्लिश मिशनरी का भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति को लेकर चार्टर अधिनियम 1833 में की गई थी। तो दोस्तों ये हमारे पास में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इसमें रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पिट्स का जो अधिनियम है, भारत अधिनियम है 1784 में नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी। साथ ही यहाँ पे चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्ति करने की यहाँ पे जो संबंधित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसमें हम बात करें, इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किससे भारत की अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। सबसे पहले हम बात करें कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 का जो चार्टर एक्ट है उससे यहाँ पे जो इसमें डिस्कस किया गया था। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 1813 में चार्टर एक्ट में इंग्लिश की शिक्षा को लेके यहाँ पे बात कही गई थी। उसके बाद हम बात करें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 भी इसे यहाँ पे रिलेट करती है, तो ये भी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्राच्यविद आंग्लविद विवाद की हम बात करें, ये भी इसमें संबंधित है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद जो है एक टॉपिक्स, एक जो है एक अधिनियम था, उस अधिनियम में ये बात यहाँ पे कही गई थी दोस्तों। इसके बाद में इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी में ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, साथ ही पश्चिम शिक्षा, उसके बाद में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत की शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख का खर्चा यहाँ पे रखने का प्रावधान किया गया दोस्तों। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन भी किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान ग्रांट्स की थी, किस प्रकार से यहाँ पे इसको शिक्षा में खर्च करना है। साथ ही 10 यूरोपीय सदस्य इस समिति में शामिल किए गए थे, जिसमें हम बात करें तो आंग्लो एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थन इसमें शामिल थे। आंग्लो यानी कि एंग्लिस्ट जिसे कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट यहाँ से देखिए आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे। साथ ही जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व यहाँ पे थे। साथ ही इसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ विलियम बेंटिंग जो कि 1828 से 1835 के बीच में शासन करते हैं, में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम यहाँ पे बना दिया दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो आपको बता दूं 1813 का चार्टर एक्ट में ये बात कही गई थी, जो कि चाय को छोड़ के यहाँ पे एक बात की गई थी। यहाँ पे हम बात करें 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने चाय और चीन
जो चाय और चीन के साथ व्यापारिक को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे। साथ ही भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने की अनुमति इसमें दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ब्रिटिश शासन ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो अभी अपन 2 मिनट पहले बात कर रहे थे, तो एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट्स में समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ चाय और व्यापारिक कार्य को छोड़ते हुए चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और आई होप IAS प्री एग्जाम्स में ये आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकत्व को साथ ही चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीन के साथ में चाय का और व्यापार का जो एकाधिकार ही रहा है और बाकी यहाँ पे 1813 जो चार्टर एक्ट जो था उसके अंदर ये यहाँ पे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इससे कंपनी द्वारा अधिकार के लिए एक भारतीय राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ करना यहाँ पे इसका मुख्य लक्ष्य था। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे कि कंपनी द्वारा एक जो अधिकार है उसके द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज का संप्रभुत्व बना रहे, तो इसके लिए किया गया था। भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आ गया था। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो भी है, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, जिसे चीन के साथ यहाँ पे चाय का था व्यापार था एकाधिकार बना रहा था, समाप्त कर दिया गया था। बाकी जो भी अधिकार थे इसके अलावा इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। साथ ही इस एक्ट में हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्रों का अधिकार साथ ही राजस्व सौंपा गया था, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। साथ ही इस प्रकार से प्रश्नगत 1 और 2 सही हैं। इस प्रकार से कथन तीसरे की बात करें, क्योंकि भारत का जो राजस्व है 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन से सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद यहाँ पे बना। साथ ही विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत था। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना यहाँ पे संभव बनाया, यानी कि जो भारतवासी हैं वो भी इसमें इस प्रशासन में भारतीय प्रशासन में अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो वो हमारे पास में 1833 का रेगुलेटरी एक्ट था, जिसके अंदर ये अधिकार इनको दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 है, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय साथ ही क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण, साथ ही उसमें किसी प्रकार का कारणवश कंपनी के अधीन पद जो है उसमें सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की इस धारा का प्रशासन में भागीदारी होना काफ़ी मुख्य यहाँ पे आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन तो दोस्तों ये हमारे पास में टॉपिक नंबर जो पहला था जिसकी हमने बात की थी, किस प्रकार से भारत पे जिनका ईस्ट इंडिया कंपनीज का साथ यहाँ पे ब्रिटिश काल के शासनाधीन पारित अधिनियम जो है उनका यहाँ पे कार्यकाल रहा। तो दोस्तों ये हमारे पास में पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने आपके सामने चर्चा की। जल्द ही हम सेकंड पार्ट्स में भी आगे की पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साथ ही उसके जो MCQs है वो लेके आएंगे। दोस्तों बने रहें चैनल पर और जल्दी आपको पॉलिटी की समस्त जानकारी, समस्त जो भी क्वेश्चन हैं 30,000 क्वेश्चन मेरे द्वारा किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।